सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी महीने के फोर्थ वाले वीक के पहले वाले पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना है हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष अभी किसे चुना गया। तो आंसर होगा दिलीप संघानी को। इफ्को मतलब क्या होता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। तो अभी इफ्को के नए अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखना, दिलीप संघानी। और कौन से नंबर के बने हैं? 17th नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? ये भी याद रखो, बलविंदर सिंह नकई का स्थान लिया। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा ऑब्ituary निधन वाले सेक्शन में, क्योंकि कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ था। तो क्या क्या याद रखना है? इफ्को के नए अध्यक्ष बन गए दिलीप संघानी। किसका स्थान लिया? बलविंदर सिंह नकई का। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया भर में किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया, तो भी आपका आंसर होगा इफ्को। और अभी 10वीं विश्व सहकारी मॉनिटर रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें याद रखना इफ्को दुनिया की टॉप 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 पे रहा था। किसमें? 10th वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रैंकिंग 2021 में। इसकी स्थापना होती है 1967 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ का नाम है यूएस अवस्थी। बाकी संजीव मेहता फिक्की के ये प्रेसिडेंट बने। अलका मित्तल ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और अलका उपाध्याय नाम भी याद रखना, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। एस सोमनाथ इसरो के नए प्रमुख बने। और देखो यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के अभी एमडी सीईओ कौन बने थे? तो याद रखना कौन बने थे? एच.ओ. सूरी बने थे। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी किसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का एम्बेसडर बनाया गया। तो आंसर होगा विजय शेखर शर्मा को। तो अभी यूनिवर्सल स्टीयरिंग ग्रुप ने पेटीएम के संस्थापक जो है विजय शेखर शर्मा, उनको अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ये उन भाषाओं की स्क्रिप्ट के लिए मानकों को विकसित करने और अनुशंसा करने पर काम करता है जो वर्तमान में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में बारबाडोस की प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो आंसर होगा मिया अमोर मोटली। तो अभी मिया अमोर मोटली को बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुन लिया गया है। और आपको बता दूं कि जो बारबाडोस है ये ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल के बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य भी बन गया है, जिसने अभी नवंबर 2021 में ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य के प्रमुख के पद से हटा दिया था। तो देखो यहां से भी एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपका। एक तो यही हो गया प्रश्न कि दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा बन गया, तो बारबाडोस है। और दूसरा प्रश्न ये कि बारबाडोस के अभी पहले प्रेसिडेंट कौन बने? तो आंसर होगा डेम सेंड्रा मैसन। कैपिटल इसकी होती है, बारबाडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन होती है, करेंसी है बारबाडोस डॉलर। अगर आपसे पूछा जाए स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो आंसर होगा मैग्डेलेना एंडरसन। जर्मनी के भी नए चांसलर कौन बने थे? ओलाफ स्कॉल्ज। और ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? नजला बोदेन बनी थी। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा प्राजक्ता कोहली को। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली को पहला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों और बालिका शिक्षा के प्रति उनके योगदान को मान्यता दी है, ये सम्मान देकर के। तो अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में प्राजक्ता जलवायु मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए जिम्मेदार होंगी। बाकी दिव्या हेगड़े 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड जीता था इन्होंने। सतीश अडिगा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड जीता इन्होंने। किसने दिया? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने। और जैसी चौधरी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हर बार बताता हूं मैं आपको, अंक ज्योतिषी यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। तो ये जो कंपनी है ये मटन, चिकन और अंडे के विकल्प प्रदान करती है। तो नीरज चोपड़ा, इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड लेकर के आए थे ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया? तो आंसर होगा बाबर आजम को। तो अभी पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है।
तो आईसीसी टीम ऑफ द ईयर पुरुषों के क्रिकेट में 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल करती है और ये वो 11 खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया हो। और मैं आपको साथ में बता दूं कि इस टीम में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2021 के लिए महिला T20 इंटरनेशनल ऑफ द ईयर की 11 सदस्यीय टीम में एकमात्र भारतीय चुनी गई है, उनका नाम है स्मृति मंधाना। और अगर पूछा जाए कि 2021 के लिए आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया, तो आंसर होगा फिर इंग्लैंड की नट साइवर को। अच्छा, यहां पे बाबर आजम से एक प्रश्न बनेगा आपका कि अभी इन्हें किस महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। यह आपके लिए प्रश्न है, बताना है आपको। बाकी आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और इसका स्थापना होता है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में मिलेगा। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं और इसके नए सीईओ बन गए जॉफ एलार्डेस। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया, तो आंसर होगा मोहम्मद रिजवान को। तो अभी आईसीसी ने 2021 के लिए वार्षिक आईसीसी पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को, जबकि इंग्लैंड की टेमी बेमोंट को वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इसके अलावा ओमान के जिशान मकसूद को मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया और ऑस्ट्रिया के एंड्रिया मे जेयडा को वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। कुछ और भी अवार्ड्स और कुछ और भी नाम है, वो मैं आपको सारे यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आगे आपको बताऊंगा, ताकि जब इनकी क्विज आप लगाओगे आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, तो वहां ये चीजें रिपीट होंगी तो आपको याद भी होगा। यही सारे बता दूंगा एक साथ तो वो आप भूल जाओगे। क्वेश्चन की फॉर्म में बदल करके बताऊंगा तो आपको याद रहेगा, ठीक रहेगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब आप बताओ, किसने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता, तो आंसर होगा पीवी सिंधु ने। तो भारतीय शटलर हैं ये पीवी सिंधु, जिन्होंने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में किसको हराया, तो भारत की मालविका बंसोड़ को हराया। वहीं अगर मेन सिंगल टाइटल की बात करेंगे तो जो मेन सिंगल टूर्नामेंट था उसे 9 मैच घोषित कर दिया, क्योंकि उसके फाइनलिस्ट में किसी एक को कोविड-19 हो गया था, वो संक्रमित था, इसी कारण से। तो वुमेन सिंगल का आपको याद रखना है। अच्छा देखो, ये एक और अच्छा प्रश्न बनता है, ये तो है सैयद मोदी टूर्नामेंट, एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी होता है, इसका संबंध क्रिकेट से है। अब मेरा प्रश्न होगा, अभी 2021 में इसको किसने जीता था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता था, बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। तो आप बताइए, किसे आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। तो भारतीय महिला बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना और अभी इन्हें 2021 के लिए आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा उन्होंने रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी जीता है। और आपको बता दूं, स्मृति मंधाना ने यह अवार्ड दूसरी बार जीता है। पहले उन्होंने 2018 में भी ये पुरस्कार जीता था, ये सम्मान जीता था। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आंसर होगा पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। और इसी के साथ उन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है और इसी के साथ वे आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर भी बन गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीत लिया, तो आंसर होगा लद्दाख ने। हमने पीछे ही पढ़ा था कि नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पे शुरू हुई थी, हिमाचल प्रदेश में। अभी उसके नतीजे आ गए, उसको जीत लिया है लद्दाख ने। और लद्दाख से मैं आपको 2 प्रश्न याद दिलाता हूँ। अभी पुरुषों की जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी पिछले साल 2021 में, जो कि उसका 10वां एडिशन था, जो हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसमें आईटीबीपी जीत गया था लद्दाख को हरा करके। और अभी लद्दाख में ही खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया था। अच्छा बताओ, दूसरे नंबर के जो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स हुए थे 2021 में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुए थे, उसमें टॉप पे रहा था कौन, जम्मू कश्मीर, यानी कि सबसे ज्यादा मेडल जम्मू कश्मीर ने जीते थे। और उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को किसने जीता, इसको जीता है उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के। और पूछा जाए एशियन चैंपियंस मेंस हॉकी टूर्नामेंट जो कि बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, इसमें साउथ कोरिया टॉप पे रहा था, जापान दूसरे नंबर पे था और तीसरे नंबर पे भारत था।
अभी मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुए थे उड़ीसा में, उसको जीता था अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा के। और जर्मनी को तो हमने भी हराया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, और ब्रोंज मेडल लाई थी। अभी दिसंबर 2021 की बात है, रैंकिंग आई थी, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रही। महिलाओं की रैंकिंग में हमारी महिला टीम 9वें स्थान पर रही और नीदरलैंड की महिला टीम टॉप पर रही थी। अच्छा, अभी FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला था? VK पांडियन को। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुजैन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा। और एक और प्रश्न बनेगा आपका कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलो, ये प्रश्न आप ही के लिए है, इनका नाम आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है जम्मू कश्मीर के अभी किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो आंसर होगा जेरी। तो अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जो जेरी गांव है उसको केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। और इसने जेरी के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 यानी कि 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दे दी है। तो इस योजना के तहत 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। और इस दूध गांव में 370 गायों के साथ 73 यानी कि 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं, यानी कि यूनिट्स है। और गांव से रिलेट करके मैंने आपको 3-4 आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न याद करवाए थे। अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने ही अभी अक्टूबर 2021 की बात है, उधमपुर जिले के पंचारी में अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना को शुरू किया था। उसके अलावा अभी पहला बालिका पंचायत ये कहाँ पे शुरू हुआ था? गुजरात के कुनरिया गांव में। अभी सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा ODF प्लस गांव आपको मिलेंगे। अभी 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला गांव कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बन गया है? ये केरल का है, नाम है कुंभलांगी गांव। याद रखना ये। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, पूरी एनर्जी लग जाती है इसको बनाने में, लेकिन फिर भी इन वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। यही कारण था कि लास्ट टाइम हम थक गए थे, हार गए थे, इसलिए बीच में हमें स्टॉप करना पड़ा। लेकिन आप सभी के रिक्वेस्ट के कारण नए साल से फिर से एक उम्मीद जगी, इसको स्टार्ट किया। तो प्लीज सपोर्ट जरूर दिखाइए अपना। घंटों घंटों में आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, एक छोटी सी मेहनत आप भी कर दीजिए इसे शेयर करने में। 2-4 बटन आपको दबाने हैं आपके मोबाइल में, बस इतना सा आप कर दीजिए, इतना सा मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ। साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज मैं आप लोगों को तैयार करके दे रहा हूँ, इसकी PDF मैं आप लोगों को तैयार करके दे रहा हूँ। आप उसकी चिंता न करें, बस वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। चलिए बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अब दूसरा प्रश्न यहां से बन जाएगा कि ये स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी ये किसकी प्रतिमा है? तो आंसर होगा संत रामानुजाचार्य की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फुट ऊंची प्रतिमा है ये। रामानुजाचार्य की बात करेंगे तो 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे ये, और इसे समानता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। और याद रखना, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है बैठे हुए मुद्रा में। तो फिर आपके माइंड में आएगा पहली कौन सी है? तो थाईलैंड की जो बुद्ध की मूर्ति है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, बैठी हुई मुद्रा में बात कर रहे हैं। ये जो मूर्ति है ये पंच लोहों से बनी है, यानी कि 5 धातुओं को मिला करके। कौन कौन से मेटल हैं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। और इसको बनाने में जो खर्च आया है वो 1000 करोड़ रुपए आया है। और इसे सरकार ने नहीं दिया, विश्व भर में जो भक्त जन है उन्होंने जो दान दिया है उसी को इकट्ठा करके ये मूर्ति बनाई गई है। अब देखो यहाँ पे 3 तरह के स्टैच्यू मैं आपको बताऊंगा। ये तो हमने पढ़ लिया स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। एक होता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आपको मिलेगी गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी के किनारे। किस द्वीप पर? साधुबेट द्वीप पर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू है और इसके वास्तुकार का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, राम वी सुतार है। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ पीस, ये राजस्थान के पाली जिले में है। आचार्य विजय वल्लभ जी की ये 151 इंच की अष्ट धातु से बनी मूर्ति है। अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं से। और ये जमीन से कितनी ऊंची है? 27 फीट ऊंची है। तो ये तीनों मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिया इसी क्वेश्चन में, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए,
अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? टर्फ मतलब हो गया मैदान, तो आंसर होगा लद्दाख। तो याद रखना भी, लद्दाख को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत फुटबॉल स्टेडियम के लिए अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है। तो 10.68 करोड़ रुपए की लागत से ठंडे रेगिस्तान के स्पितुक क्षेत्र में 130 नहरों पर यह ट्रैक और फुटबॉल टर्फ का निर्माण किया गया। खेलो इंडिया से 2-3 पॉइंट याद रख लेना। एक तो ये कि 2022 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण होगा, कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। और जो इसका चौथा संस्करण है वो भी 2022 में होने वाला है, क्योंकि 2021 नवंबर में होने वाला था, फिर पोस्टपोन कर दिया इसे। कहाँ पे होगा? पंचकुला हरियाणा में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण होना है कर्नाटक में। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था 2021 में, ये हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा सारा गिल। तो अभी सारा गिल, इन्होंने पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर के इतिहास रच दिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो आंसर होगा श्रुति सितारा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज का नाम क्या है? जोइता मुंडल है, पश्चिम बंगाल से। अच्छा बताओ, ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा बना था? पाकिस्तान ही बना था, और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आयशा मुगल। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला, तो आंसर होगा तेलंगाना में। और भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित किया, कहां पे? वडोदरा, गुजरात में। उसके अलावा याद रखना, ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था। कौन सा? कर्नाटक। बताओ, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनाई रही है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ट्रांसजेंडरों के लिए एक डे भी होता है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, 31 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अभी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने थे? अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात है, तो उनका नाम है लॉरेल हबर्ड, और उनका संबंध है वेटलिफ्टिंग से। अब एक प्रश्न आपके लिए, अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी है? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है, और इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो ये जो सेटअप है, ये पेरिस फ्रांस में जो 2024 में पैरालंपिक होगा, उसमें भारत को पदक दिलाने में मदद करेगा। अच्छा, लखनऊ से आपको याद आएगा 2022 के आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल की गई हैं, उसमें से एक लखनऊ टीम है और एक अहमदाबाद टीम है। टोटल 10 टीमें हो गई। अच्छा, आप एक प्रश्न का जवाब दो, अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी है? तो आंसर होगा तस्नीम मीर, जो कि गुजरात से है। बाकी वाराणसी से आपको याद रखना है, सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना था वाराणसी। और वाराणसी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र यानी कि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसकी आपको याद होगा जो छत है शिवलिंग के आकार की थी। और अगर पूछा जाए भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। पहला ग्रेन एटीएम भी गुरुग्राम में ही खुला है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कौन सा देश अभी विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर, तो आंसर होगा भारत। अच्छा, खीरे से एक प्रश्न आपको याद आएगा, अभी किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा नागालैंड। और इसी तरह से आपको याद रखना है कि ब्राजील को पीछे छोड़ करके भारत अरब देशों को खाद्यान्न निर्यात करने के मामले में नंबर 1 देश भी बन गया है। और ब्रिटेन के एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2021 में, जिसके अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है। आयातक यानी कि इंपोर्टर, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मेटा ने दुनिया के सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया? तो आंसर होगा एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर। तो मार्क जकरबर्ग की घोषणा के अनुसार फेसबुक की मूल कंपनी जो है मेटा, तो ये वर्चुअल मेटावर्स बनाने की योजना के तहत दुनिया का सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बना रही है।
जिसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर। अच्छा, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जापान का, उसका नाम है फुगाकू। और वैसे अभी ईरान ने भी अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम है सिमॉर्ग। और वैसे कंप्यूटर डे कब मनाते हैं? कंप्यूटर लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, ये 2। अच्छा बताइए, अभी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड को किसने जीता? तो आंसर होगा सुष्मिता सेन ने। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये सुष्मिता सेन, और अभी इन्हीं को वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी सीरीज में एक महिला अभिनेता के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। बाकी नवदीप कौर, अभी मिसेस वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला था इनको, ये उड़ीसा के राउरकेला से हैं। और अगर आपसे पूछे मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, तो शाइलिन फोर्ड ने, जो कि अमेरिका की है। और हर्षाली मल्होत्रा, बजरंगी भाईजान जो मूवी आई थी उसमें जो मुन्नी का रोल किया था, अब ये मुन्नी बड़ी हो चुकी है। और अभी इनको 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 मिला। आलिया भट्ट, पेटा इंडिया ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना था आलिया भट्ट को। नाम ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, किसे आपदा प्रबंधन में उनके कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा विनोद शर्मा को। तो देखो, ये जो पुरस्कार होता है ना, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये हर साल 2 कैटेगरी में दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी में यानी कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, और व्यक्तिगत श्रेणी में। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। संस्थागत श्रेणी में बात करोगे तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और व्यक्तिगत श्रेणी में बात करेंगे तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को। अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो वैसे तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए हैं 4 सालों के लिए, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए। मैंने अभी आपको प्रश्न में 2022 का बताया, बाकी बता मैं आपको एक बार सारे देता हूं। 2019 के लिए किसे चुना गया? 8वीं बटालियन एनडीआरएफ को। 2020 के लिए के एम सिंह और डीएमएमसी उत्तराखंड को। 2021 के लिए राजेंद्र भंडारी और सीड्स को। 2022 मैंने आपको बता दिया प्रोफेसर विनोद शर्मा और गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। ये 2022 वाला आप याद रखना। बाकी ये नाम तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जिसमें से जेसी चौधरी तो हर बार मैं आपको बताता हूं। अंक ज्योतिषी, न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जीता है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अनुकृति उपाध्याय, इन्होंने अपना नॉवेल है एक किंत्सुगी, उसके लिए सुशीला देवी अवार्ड 2021 जीता। और नीलमणि फूकन, ये असमिया कवि हैं, अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्होंने जीता था। और पूछा जाए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? दामोदर माउजो ने, ये कोंकणी उपन्यासकार है, ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिंजो अबे को। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये शिंजो अबे, जिनको अभी नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वैसे आपको याद भी होगा 2021 की बात है, शिंजो अबे को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे आप कहते हो पद्म विभूषण, उससे भी सम्मानित किया गया था। ये जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो अभी हमने इनकी कौन सी जयंती मनाई है? 125वीं। कब? 23 जनवरी को, जिस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 1921 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, और उन्होंने ही स्वराज नाम से एक समाचार पत्र भी शुरू किया था। वैसे इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था। और उनका एक प्रसिद्ध नारा तो आप जानते ही होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी के साथ नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए आजाद हिंद फौज के रूप में जाने जाने वाली एक सेना का भी निर्माण किया था। और अभी आपको याद ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का भी अनावरण किया, जिसकी ऊंचाई 28 फीट और चौड़ाई है 6 फीट। बाद में इसे ग्रेनाइट की मूर्ति से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो देखो, अवार्ड वाला प्रश्न है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता था फोटो जर्नलिज्म के लिए, जिशान ए लतीफ ने। अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता था? विरल देसाई ने। और 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसने जीता था? नीना गुप्ता ने। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे।
अब आपको बताना है, अभी जनवरी 2022 में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड यानी कि एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में भारत की किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा कुजंगल। और इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है? PS विनोद। इसके अलावा जयसूर्या को फिल्म सनी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। और आपको बता दूं कुजंगल के बारे में कि ऑस्कर 2022 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री ये इसी फिल्म को दी गई थी। और इसी तरह से ऑस्कर 2021 में किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली थी भारत की तरफ से? जल्लीकट्टू को। जल्लीकट्टू एक प्रतियोगिता भी है, एक खेल भी है, किस राज्य का? तमिलनाडु का। बाकी अगर पूछा जाए मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का अवार्ड जीता था? पगलिया। और 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे को। और 66th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था थप्पड़ मूवी को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया? तो आंसर होगा जय भीम और मराक्कर को। तो भारतीय मूवी है जय भीम और मराक्कर, इनको ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 3 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है। कौन कौन सी? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान मूवी को। और आपको बता दूं ये जो मराक्कर मूवी है इसे ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। और इस साल जो ऑस्कर होने वाले हैं वो इसका कौन सा एडिशन है, संस्करण है? 94th नंबर का। और पिछले साल जो ऑस्कर हुए थे वो 93rd नंबर के थे। उसमें भी आपको 4 पॉइंट तो याद रखने ही रखने हैं। एक तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था नॉमैडलैंड को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एंथोनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को नॉमैडलैंड मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर थी क्लोए झाओ नॉमैडलैंड मूवी के लिए। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा, अभी कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 29 को। और इन विजेताओं में 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां शामिल हैं। और ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा 6 श्रेणियों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में कितने की? 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि भी दी जाती है। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 939। और जिसमें भी मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को सबसे ज्यादा पदक मिले हैं, 115 पुलिस पदक मिले हैं। इसके बाद CRPF को 30 मिले हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10 मिले, उड़ीसा पुलिस को 9 मिले, महाराष्ट्र पुलिस को 7 मिले। तो सबसे ज्यादा किसको मिले? जम्मू कश्मीर पुलिस को। फिर बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी किस देश ने अपनी राजधानी को नूसंतारा में बदलने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से नूसंतारा में बदलने का फैसला किया है। और नूसंतारा के बारे में आपको बता दूं ये बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन के जंगल के भीतर एक स्थल है। और इसे इसलिए चुना गया क्योंकि वे इंडोनेशिया के भूगोल को दर्शाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित है। जबकि जकार्ता ये इंडोनेशिया का वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र यानी कि कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर बना रहेगा। और ऐसा भी कहा गया था, हमने पढ़ा था कि जकार्ता अगले 30 सालों में यानी कि 2050 तक पानी में डूब जाएगा, इसलिए भी इसकी राजधानी चेंज करी जा रही है। तो क्यों चेंज करी जा रही है ये आपको याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है कि जकार्ता से बदल के क्या कर दी गई इसकी कैपिटल? नूसंतारा। अच्छा, आपको एक पॉइंट बताता हूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो भारत है वो G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। तो अब इसमें 3 देश हो गए, इंडोनेशिया, इटली और भारत। देखो, इंडोनेशिया की कैपिटल तो हमने कहा अब नई हो गई है नूसंतारा। करेंसी क्या चलती है? इंडोनेशियाई रुपया। और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। इंडोनेशिया के साथ में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो समुद्र शक्ति करते हैं, गरुड़ शक्ति करते हैं, और मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ में। जबकि शक्ति हम फ्रांस के साथ करते हैं। और अगर आपसे पूछें कि 2021 का इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट को किसने जीता, तो पुरुषों में तो केंटो मोमोटा ने जीता था जो कि जापान के बैडमिंटन प्लेयर है। और महिलाओं में एन सेयोंग ने जीता था जो कि साउथ कोरिया की प्लेयर है। और कैपिटल बदलने से आपको याद आएगा एक देश जिसका नाम है कजाकिस्तान। वैसे उसने अपनी कैपिटल को तो चेंज नहीं किया था, लेकिन अपनी कैपिटल के नाम को बदल लिया था। पहले उसकी कैपिटल हुआ करती थी अस्ताना, बाद में बदल करके नूर सुल्तान कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, हाल ही में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। तो अभी पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम याद रखना, स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। तो अब इस प्रजाति को प्रिस्टीमोटिस ग्रेटा थुनबर्ग के नाम से जाना जाएगा, या इसे लोकप्रिय रूप से ग्रेटा थुनबर्ग रेन फ्रॉग के रूप में जाना जाएगा। वैसे आपको बता दूं, ग्रेटा थनबर्ग आप जानते हो, इन्हें कुछ समय पहले मानवता के लिए दिया गया था गुलबैंकियन अवार्ड, और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी मिला था। इन्हें ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 भी मिला था। और इससे पहले भी कुछ कीड़े मकोड़ा का नाम इनके ऊपर ही रखा गया था, जैसे कि एक बीटल है, कीट जिसे आप बोलते हो हिंदी में, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया था। नाम था नेलोप्टोड्स ग्रेटी। एक घोंगा, घोंगा मतलब स्नेल, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा था। क्या नाम था? क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थुनबर्ग। वैसे सचिन तेंदुलकर के नाम पे भी एक मकड़ी का नाम रखा था, जिसका नाम था मारेंगो सचिन तेंदुलकर। नाम भी क्या शानदार रखा है, मारेंगो सचिन तेंदुलकर। ये मस्ती मत करने तो मारेंगो सचिन तेंदुलकर, अच्छा है। चलिए बढ़ते आगे। फिर बताइए, आईपीएल के आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। मतलब सीधी सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा था 2022 में जो आईपीएल होने वाले, कहाँ पे होने वाले? भारत में। एक तो ये भी याद रखना, उसमें 2 नई टीमों को शामिल किया गया, अहमदाबाद और लखनऊ टीम को। तो इस लखनऊ टीम को नाम मिल गया अपना, या इसका नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। और इसके कप्तान कौन है? केएल राहुल है। और देखो, आईपीएल की बात चल रही है, मैं आपको बता दूं 2021 में जो आईपीएल हुए थे उसके फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में खेले गए थे। किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने। उप विजेता कौन रहा था? यानी कि किसको हराया था चेन्नई सुपर किंग ने? कोलकाता नाइट राइडर्स को। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। 2 कैप मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। पर्पल कैप दी जाती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, वो मिली थी हर्षल पटेल को ही। और ऑरेंज कैप दी जाती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, वो मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के हैं। और 2023 से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बनेगा? टाटा ग्रुप बनेगा। किसकी जगह लेगा? वीवो की जगह लेगा, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने। तो अभी ऑपरेशन खात्मा नाम से एक नई बुक रिलीज की गई है, जिसे 2 पत्रकारों ने मिलकर लिखा है। उन पत्रकारों के नाम है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। और ऐसे ही आपको एक और बुक याद आएगी, ऑपरेशन खुकरी। 2021 में ये बुक आई थी, जिसे आपको याद होगा बिपिन रावत जी ने रिलीज किया था। और उसे किसने लिखा था? राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने। तो वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताना है आपको, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा तुहीन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। और अभी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। किसने लिखा? याद रखना, तुहीन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। और बिरसा मुंडा, इनकी जयंती होती है कब? 15 जनवरी को। और 15 जनवरी को एक नया दिन मनाना हम लोगों ने शुरू किया है, जनजातीय गौरव दिवस। ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। जो प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न उठ के आएंगे ना, वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना। और वैसे भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, उसका नाम भी बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। बिरसा मुंडा के नाम पे आपको एक एयरपोर्ट भी मिल जाएगा। कहाँ पे? रांची, झारखंड में। तो ये कुछ डायरेक्ट स्टैटिक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है, द एंजल्स ऑफ कैलाश नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा शुभिरा प्रसाद ने। बाकी अगर आपसे पूछा जाए, ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को किसने लिखा था? जयंता घोषाल ने। प्राइड प्रेजुडिस पुंडित्री नाम की बुक को किसने लिखा था? डॉक्टर शशि थरूर ने। और कुकिंग टू सेव योर लाइफ नाम की बुक को लिखा था अभिजीत बनर्जी ने। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, उसी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार उनकी 125वीं जयंती थी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड एक बुक अभी न्यूज में थी, जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बताओ इसको किसने लिखा? बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाते हैं भारत में हर साल।
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? लड़कियों के द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना, बालिकाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण को बढ़ावा देना और बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। पहली बार इसको सन 2008 में मनाया गया था। अब ये तो हो गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब एक इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 11 अक्टूबर को होता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये कब और कहां से शुरू हुआ था? तो जब भी हरियाणा को हम पढ़ते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूं डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में कि इसको हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 24 जनवरी को। पहली बार इसे 2019 में मनाया गया था, तो तब से हर साल 24 जनवरी को ही हम ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। याद रखना, इसकी थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अब एक नेशनल एजुकेशन डे की भी बात कर ले, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती होती है 11 नवंबर को। और मौलाना अबुल कलाम आजाद से एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? यही थे। तो इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, आपको बताना है अभी कहां पे 44वां कोकबो रोग दिवस ये मनाया गया, तो आंसर होगा त्रिपुरा में, कोकबो रोग दिवस। और इसे त्रिपुरा में कोकबो रोग भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो त्रिपुरा में कोकबो रोग भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है ये। अभी कब मनाया इसको? अभी 19 जनवरी 2022 को मनाया गया था 44वां कोकबो रोग दिवस। तो याद रखना, ये कोकबो रोग त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है और कोकबो रोग को पहले त्रिपाक कोक के नाम से जाना जाता था। अच्छा, अभी त्रिपुरा का स्थापना दिवस भी मनाया गया था जनवरी में। कब? 21 जनवरी को 50वां स्थापना दिवस मनाया था। और वैसे 3 राज्यों का स्थापना दिवस होता है 21 जनवरी को, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। देखो, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाते हैं हम। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी इस दिन, 25 जनवरी 1950 में। और पहली बार इस दिन को कब मनाया गया था? 2011 में। इस बार की थीम क्या रही? मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। हिंदी में बोलेंगे तो चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। वैसे आपको बता दूं 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है। अच्छा, आप तो ये बताओ कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर होगा सुशील चंद्रा। और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वैसे पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, रमा देवी थी। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अब बताइए, 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे की थीम क्या है? तो आंसर होगा रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। अच्छा, ये तो हो गया नेशनल टूरिज्म डे। एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो कि 27 सितंबर को मनाते हैं। बाकी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी याद रख लो, मैड्रिड स्पेन में है। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की? तो आंसर होगा चाइना ने। तो 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक को होस्ट किया किसने? चाइना ने। 18 से 19 जनवरी तक ये चली। तो देखो, इस प्रश्न में याद रखने वाली बात क्या है कि 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा चाइना। मतलब इस साल ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग होगी आपकी, वो सब चाइना में होने वाली है। और शेरपा का मतलब मैंने आपको समझाया था, जैसे कि इस मीटिंग में हर देश की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे भारत की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि जाएगा तो उसे ही कहा जाएगा शेरपा। तो 2022 में ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है चाइना। पिछले साल 2021 में किसने किया था? भारत ने किया था। और अगले साल 2023 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। इसको याद रखना बड़ा आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। हमने कहा 2021 में इंडिया ने इसका आयोजन किया था। कौन सी बैठक थी? 13वें नंबर की बैठक थी। इस साल 2022 में इसकी अध्यक्षता चाइना के पास है। कौन से नंबर की है? 14वें नंबर की है। अगले साल 15वें नंबर की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका करेगा 2023 में। तो ऐसे चलती है, साइकिल चलेगी। फिर ब्राजील करेगा, फिर उसके अगले साल रशिया करेगा, फिर उसके अगले साल इंडिया करेगा, ऐसे चलता रहता है। और ब्रिक्स देशों में सबसे नया मेंबर आपका यही है, साउथ अफ्रीका। 2010 में ये जुड़ा था।
और ब्रिक्स बैंक की अगर बात करते हैं, जिसको आप न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हो, इससे भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है कि 2021 में कितने नए मेंबर इसमें जुड़े थे, या यूं पूछ लेगा कि सबसे नया मेंबर कौन सा जुड़ा। तो सबसे नया मेंबर यानी कि 9th नंबर का इसमें मेंबर बना था मिस्र यानी कि इजिप्ट। और वैसे तो टोटल 4 मेंबर बने थे पूरे 2021 में। कौन कौन से? यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश और सबसे लास्ट में बना था मिस्र। 9th नंबर का मेंबर बना था। और 9th नंबर के मेंबर से आपको याद आना चाहिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 9th नंबर का मेंबर बना था कौन? ईरान। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए 23 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, उसके द्वारा ही एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। और क्यों चलाया जाता है? तो देखो, आपको पता है हमारी जो बीएसएफ है वो कहां पे हमारी रक्षा करती है? भारत पाकिस्तान की सीमा पर हमारी रक्षा करती है। सो सर्दियों में क्या होता है? कोहरा पड़ता है, और कोहरे के समय दोनों के बीच में जो फेंसिंग है, ताड़बंदी है, वहां से घुसपैठ बढ़ जाती है। तो उस घुसपैठ को रोकने के लिए, उसकी निगरानी को बढ़ाने के लिए यह ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया जाता है। और अभी ये 23 से लेकर 28 जनवरी के बीच में चलाया गया। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। और इसी तरह से गर्मियों में भी जब लू चलती है उस समय भी ये ऑपरेशन चलता है, तब उसका नाम हो जाता है ऑपरेशन गर्म हवा। देखो, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह है। ये भी नए बने थे। और बीएसएफ दिवस हमने कब मनाया था? 1 दिसंबर को। अभी 2021 में जो मनाया था वो इसका कौन सा संस्करण था? 57वां, 57th। देखो, कुछ नाम मैं आपको और बता रहा हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है और नए हैं सारे के सारे। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल बने कौन? संजय अरोड़ा। और इनको अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज दिया गया सशस्त्र सीमा बल का। और सीआईएसएफ की बात करेंगे तो इसके नए डायरेक्टर जनरल बने थे शीलवर्धन सिंह। सीआरपीएफ के भी नए बने थे कुलदीप सिंह। असम राइफल्स के प्रमुख कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो शिलोंग में है, मेघालय की जो कैपिटल है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल भी बने थे, उनका नाम है M.A. गणपति। ध्यान रखना ये सारे नाम। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में समुद्री अभ्यास है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, इसका आयोजन कहां पे किया गया? भूमध्य सागर में। और किसने किया? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों ने इस समुद्री अभ्यास का आयोजन किया जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। कहां पे? भूमध्य सागर में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेडिटेरियन सी। कब से कब तक चला? 24 जनवरी 2022 से 4 फरवरी तक। और इस अभ्यास को करने का उद्देश्य क्या रहा? नाटो की समुद्री क्षमताओं का परीक्षण करना। वैसे अभी अरब सागर में एक पैसेज नाम का एक्सरसाइज हुआ था जो किया था रशिया और भारत ने मिलकर के। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 में। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 30। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। और वैसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है अभी किसने लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू किया? तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट ने। तो ये जो ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, आपको याद होगा इसने 2021 में कहा था कि ये एक सीड फंड बनाएगा। सीड फंड क्या होता है? देखो, अगर कोई स्टार्टअप या फिर कोई कंपनी शुरू होती है तो उसमें जो स्टार्टिंग में पूंजी लगाई जाती है उसको ही कहा जाता है सीड फंड। तो 2021 में फ्लिपकार्ट ने कहा था कि हम भारत के स्टार्टअप्स, जो भी मतलब अच्छे स्टार्टअप्स हैं, ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं, उनमें $100 मिलियन का सीड फंड देंगे और उसी सीड फंड से स्टार्टअप के अंदर निवेश किया जाएगा। तो अभी इसी निवेश के लिए फ्लिपकार्ट ने लीप स्टार्टअप प्रोग्राम को शुरू किया है। अच्छा, स्टार्टअप से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपेगा, नेशनल स्टार्टअप डे। ये भी बिल्कुल नया डे है, ताजा है, इसको याद रखना। 16 जनवरी को मनाएंगे अब से हर साल नेशनल स्टार्टअप डे। और एक और प्रश्न बनता है, देश में पहली बार नेशनल स्टार्टअप इनोवेशन वीक, नवाचार सप्ताह, ये कब मनाया गया? 10 से लेके 16 जनवरी तक। और यूनिकॉर्न कंपनीज, ये एक शब्द है, याद रखना। यूनिकॉर्न कंपनीज, यूनिकॉर्न मतलब होता है वो कंपनी जिनका वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा का है। तो 2021 में एक लिस्ट आई थी, एक रैंक आई थी जिसमें बताया था कि यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में कौन सा देश किस स्थान पर है। तो भारत तीसरे स्थान पे आ गया। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया। मतलब इन देशों में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज है। यूएसए में सबसे ज्यादा, फिर चाइना, फिर इंडिया का नंबर आ गया। और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम है समृद्ध पोर्टल। अच्छा बताओ, स्टार्टअप योजना कब शुरू हुई थी? याद रखना 16 जनवरी 2016 को। बाकी अमेजन की बात करेंगे, इसके नए सीईओ बने थे एंडी जेसी। ट्विटर के भी अभी नए सीईओ बने थे, उनका नाम है पराग अग्रवाल। और एफबी ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? मेटा।
याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य के एक एनजीओ ने जानवरों को गोद लेने के लिए अडॉप्ट अ एनिमल पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के एक एनजीओ ने जानवरों को गोद लेने के लिए अडॉप्ट अ एनिमल नाम से एक पहल को शुरू किया है। तो अभी गुजरात के अहमदाबाद के सुंदरवन में मिनी चिड़ियाघर चलाने वाले एनजीओ ने कोविड-19 के द्वारा उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए अडॉप्ट अ एनिमल पहल को शुरू किया है। तो इस पहल के तहत गोद लेने वालों को गोद लिए गए जानवर के मासिक रखरखाव का खर्च वहन करना होगा। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह का। और गांधीनगर से एक और प्रश्न याद रखना है, 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाना है गांधीनगर गुजरात में ही। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया है। तो प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत आम लोगों के लिए ब्याज दर 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये जो ब्याज दर होगी ये 7.80% होगी। और इसके लिए मिनिमम फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट कितना होना चाहिए? या तो मिनिमम 20 लाख हो या ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर है समित घोष और अभी लेटेस्ट नया अपॉइंटमेंट है, इसके एमडी सीईओ बने इत्तिरा डेविस। अभी इसने महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट भी शुरू किया था जिसका नाम है गरिमा। बाकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था ये। और अभी इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को। रानी रामपाल ये हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान है और स्मृति मंधाना क्रिकेटर है। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की थी हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी कंडीशन में सहायता देने के लिए। तो याद रखना, प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को लॉन्च किया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और इसी से रिलेट करके एक प्रश्न आप याद रख सकते हो, अभी ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को किसने शुरू किया था? चलिए, यह आप ही का होमवर्क प्रश्न बन जाता है, बताओ कमेंट बॉक्स में, हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थे सैटर्निनो डे ला फुएंटे। इनका 112 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस देश के थे? ये स्पेन के थे। दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति, नाम था सैटर्निनो डे ला फुएंटे। अभी 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में इनका निधन हो गया। स्पेन से थे ये। अब देखो, जो मैं आपको चीजें को रिलेट करता हुआ लिंक करा करके चीजें मैं आपको याद कराता हूं, उसकी ताकत क्या है, उसकी पावर क्या है। जैसे मैंने बोला होगा, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का निधन हो गया, आपका माइंड प्रोसेस करने लग गया होगा या आपके माइंड में एक लाइन चलने लग गई होगी कि अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का भी तो निधन हुआ था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था फ्रांसिस्का सुसानो। उनकी मृत्यु हुई थी या उनका निधन हुआ था 124 वर्ष की उम्र में। और वो आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए उनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे फिलीपीन से थी और उन्हें प्यार से लोग क्या कहते थे? लोला। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा जारा रदरफोर्ड। तो बेल्जियम ब्रिटिश 19 वर्षीय जारा रदरफोर्ड ये दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए 5 महाद्वीपों के 31 देशों की यात्रा की। तो याद रखना, ये जो जारा रदरफोर्ड है ये माइक्रोलाइट प्लेन में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है। बाकी हरप्रीत चंडी का नाम सुना होगा आपने, कप्तान हरप्रीत चंडी। ये एक भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी हैं जिन्हें पॉलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई थी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट दल का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर याद रखना इसका जोया अग्रवाल है। बाकी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा एमी बॉर्नश्मिट। और आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी थी ये। अच्छा, कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताओ राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी? तो आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। अभी जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? माविया सुदन। और अभी मुंबई की एक
23 साल की पायलट कप्तान थी आरोही पंडित। इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि ये लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। आरोही पंडित इनका नाम है। और जब भी बात पहली महिला की आती है, 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का नाम बताइए और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम बताइए। ये तीनों नाम अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके न्यूज में थे क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आपको बताना है, अभी एक रिपोर्ट आई थी अंकटाड की, उसके अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह कितने प्रतिशत तक घटा है? तो आंसर होगा 26%। तो अभी अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट और उसके अनुसार भारत में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 2021 में 2020 की तुलना में 26% तक कम हुआ है। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और हां, अंकटाड की अभी पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी? रेबेका ग्रिन्सपेन बनी थी। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। अभी उन्होंने धर्मशाला में अपना कांगड़ा नाम से एक एप्लीकेशन को और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूहों के द्वारा हस्तशिल्प की शुरुआत की। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। वैसे अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हिम केयर योजना भी शुरू की है। और ये कांगड़ा है ना, कांगड़ा पेंटिंग है एक, हिमाचल प्रदेश में है ये कांगड़ा पेंटिंग, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस देश के केंद्रीय बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी रशिया के सेंट्रल बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है और यह प्रस्तावित प्रतिबंध देश में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, माइनिंग और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। अभी रशिया ने कहा कि इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्त पोषण में किया जा सकता है, इसीलिए हम इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। हालांकि इसे 2020 में कानूनी दर्जा दिया गया था, लेकिन भुगतान के साधन के रूप में उसके उपयोग पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है रशिया ने। देखो, रशिया के बारे में तो आप सभी जानते हो, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी रूबल है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। डिजिटल करेंसी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। डिजिटल करेंसी आप जानते हो, जिसे वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं। वर्चुअल मतलब जो रियल में नहीं है, जिसे आप इसे हाथ से छू नहीं सकते हो, जैसे हमारी करेंसी आप छू लेते हो। ये डिजिटल वर्ल्ड में चलती है, कंप्यूटर की दुनिया में चलती है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके करंट अफेयर्स में रहे थे, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए किस देश ने बिटकॉइन ये आपकी पहली डिजिटल करेंसी है, अभी किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था? अल सल्वाडोर ने, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। बिटकॉइन का जनक किसे कहा जाता है? सातोशी नाकामोतो को। और अगर पूछा जाए अभी किस देश में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, तो आंसर होगा हंगरी। और यहीं से एक और प्रश्न आप रिलेट कर सकते हो कि किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई, तो भी आंसर होगा अल सल्वाडोर। अच्छा, अभी भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जिसका नाम है IC15, इसको किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने। और अभी एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल, उसमें क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत को कौन से स्थान पे बताया था? दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे वियतनाम है। और अभी नाइजीरिया ने किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो याद रखना, ई नायरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके रिलेटेड टू क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी, जो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है, इनको ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह से किस प्रसिद्ध भजन को हटा दिया गया? तो आंसर होगा अबाइड विद मी। तो इस साल बीटिंग रिट्रीट समारोह में सेना के बैंड से देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई गई। तो इस साल बीटिंग रिट्रीट समारोह में सेना के बैंड में देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई गई। क्यों? क्योंकि अभी सरकार ने महात्मा गांधी जी के पसंदीदा गीतों में से एक रहे अबाइड विद मी को इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह में नहीं रखा। और वैसे अगर पूछ लिया जाए इस गीत को किसने लिखा था, तो स्कॉटलैंड के कवि और गायक थे हेनरी फ्रांसिस। उन्होंने 1847 में लिखा था इसे, और 1950 से ही ये गीत बीटिंग रिट्रीट में बजता आ रहा है। पर अभी केंद्र सरकार ने 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह से अबाइड विद मी भजन को हटाने का फैसला किया। क्यों किया, मैंने आपको बता दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर भारतीय धुन बजाना ज्यादा उपयुक्त रहेगा
ऐसा सरकार का कहना रहा। बीटिंग रिट्रीट क्या होता है? तो रिपब्लिक डे के लगभग सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के अंत का ये प्रतीक है जो 24 जनवरी से शुरू होता है। लेकिन हमने पढ़ा था अभी, इस साल इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी कि 23 जनवरी से शुरू किया गया। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अब आपको बताना है हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। मतलब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये दोनों मिलकर के आदि बद्री बांध का निर्माण करेंगे। एक्चुअली में इस बांध के निर्माण से सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना है। मतलब ये जो बांध बनेगा ना, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के यमुना नगर के पास में, और इससे इस सरस्वती नदी में पानी पहुंचाया जाएगा, ये मकसद है। और पानी आएगा कहाँ से? हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से। वैसे ये जो बांध है दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो इसे बनाने से दोनों राज्यों की पेयजल और सिंचाई जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। देखो, बांध की जो चौड़ाई है वो 101.06 मीटर है, ऊंचाई रहेगी 20.5 मीटर, और इसको बनाने में लागत आएगी 215.33 करोड़ रुपए। इसकी जो भराव क्षमता है, कैपेसिटी है 224.58 हेक्ट्रिक मीटर है, और इसमें से 61.88 हेक्ट्रिक मीटर पानी दोनों राज्यों को मिलेगा और बाकी बचा हुआ पानी ये सरस्वती नदी में जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, एक परियोजना मुझे आपसे पूछनी है, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना। मैंने आपको कई बार पूछा है ये। इसमें आपको ये बताना है पानी कहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा। केन नदी से बेतवा में। और माता टीला परियोजना ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, याद रखना। बढ़ते आगे। तो गाइज ये लीजिए, जनवरी महीने के 4th वाले वीक का पहला वाला पार्ट आपका ये खत्म हो गया। यानी कि इसमें अगर आप देखोगे तो हमने 26 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। सेकंड वाले पार्ट में 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर लेंगे। इनकी क्विज बना करके आपकी अपलोड कर दी जा चुकी है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइज।